इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच a redox reaction is carried out in an electrolyte solution by electric current. तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रेडॉक्स रिएक्शन करवाई जाती है। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, किस एपरेटस में होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो एक स्पेशल टाइप की डिवाइस में होता है जिसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? सिंपली ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, या फिर इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द डिवाइस, ठीक है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं मतलब क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में क्या हो रहा है? एक तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। ठीक है, या बोल सकते हो ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मतलब जो प्रोसेस हो रहा है, जो रिएक्शन हो रही है वो अपने आप नहीं हो रही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होती है उनके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो। मतलब कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। जबकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पढ़ा था उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा था? लेस देन जीरो या नेगेटिव। इसका मतलब वो अपने आप होती थी, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती थी। ये कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो किस टाइप की होती है, उसकी नेचर कैसी होती है? तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है? तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो या डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव। क्लियर? अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन, मेकिंग और उसकी वर्किंग। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए देखो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंटेनर होता है। ठीक है, इस कंटेनर में क्या होते हैं? दो मेटेलिक रोड्स होती है, या बोल सकते हो दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दोनों मेटल सेम होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने कौन सी मेटल्स ली? प्लेटिनम ली। ठीक है, इसके बाद में जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है उस सॉल्यूशन को इस कंटेनर में फिल कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये सॉल्यूशन कौन सा है? एक्वस HCl सॉल्यूशन। ठीक है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद में क्या किया जाता है? ये जो दोनों मेटेलिक रोड्स हैं या मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, इनको किससे कनेक्ट किया जाता है? बैटरी से या इलेक्ट्रिसिटी के डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा। ठीक, जो मेटेलिक रोड या इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा? एनोड कहा जाएगा। और
जो नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट होगा बैटरी के उसको क्या बोला जाएगा, कैथोड बोला जाएगा। क्लियर। इसके बाद में क्या होता है, देखो आगे, ये जो डिवाइस बना इसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में इसकी वर्किंग क्या है वो भी समझ लेते हैं। सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है, एक कंटेनर होता है जिसमें क्या होती है, दो मेटेलिक रोड्स होती है, जैसे यहाँ पे प्लेटिनम के मेटेलिक रोड्स है। दोनों रोड्स को या दोनों इलेक्ट्रोड्स को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जो रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको एनोड कहेंगे, जो नेगेटिव से कनेक्ट है उसको कैथोड कहेंगे। और कंटेनर में किसको भर देते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। क्लियर। अब इसकी वर्किंग क्या है, देखो इधर, जैसे ही सर्किट क्लोज करोगे मतलब ये कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका क्या होने लग जाएगा, डिकम्पोजिशन होने लग जाएगा। इससे क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। जैसे HCl सॉल्यूशन है तो क्या बनेगा, एक तो H प्लस आयन बनेंगे और एक Cl माइनस आयन बनेंगे। ठीक है। अब जो Cl माइनस आयंस है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये किधर भागेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब एनोड की तरफ भागेंगे। ठीक है। और जो H प्लस है पॉजिटिवली चार्ज है तो ये किधर भागेंगे, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, मतलब कैथोड की तरफ। अब जो रिएक्शन होगी वो सिंपली उसी तरीके से जैसे पहले होता था। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो एक एनोड पे कौन गया है, Cl माइनस आयंस। ठीक है, ये Cl माइनस आयंस का एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैंने बताया हुआ है एनोड पे कौन सी रिएक्शन करवानी है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और किसमें, क्लोरीन गैस की फॉर्म में लिबरेट होगा एनोड। क्लियर। उसके बाद में सिमिलरली कैथोड पे कौन जाएगा, H प्लस आयंस। ठीक है, ये H प्लस आयन कैथोड पे जाके क्या होंगे, कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन। तो ये H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अगर नेट रिएक्शन लिखनी है तो दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अगर नंबर सेम नहीं है तो किसी फैक्टर से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर लेंगे, फिर ऐड कर देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। ठीक, तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसकी वर्किंग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ या रूल्स। देखो इधर, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रोड्स पे कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या फिर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन से लिबरेट होकर कहाँ जाता है, सॉल्यूशन में जाता है। इसका मतलब कोई सब्सटेंस या तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या कोई इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा। ठीक है, तो फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, इन अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस के दो लॉ दिए। ठीक है, उन्हें बोला फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इन इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ की हेल्प से हम किसी इलेक्ट्रोड पे कितनी मेटल या कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब वो डिपॉजिट लिबरेट कैसे होता है ये तो हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें देखेंगे। कि फिलहाल यहाँ पे देखेंगे हम किस तरीके से उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, देखो इधर, इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated at any electrode is directly proportional to amount of electricity. इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाले या लिबरेट होने वाले सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो
अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी तुमने दी है उसी रेस्पेक्ट में, उसी प्रोपोर्शन में, ठीक है, किसी सब्सटेंस की अमाउंट लिबरेट या डिपॉजिट होगी किसी इलेक्ट्रोड पे। ये बोलता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, amount of a substance liberated or deposited at any electrode is directly proportional to the amount of electricity provided। ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब अमाउंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस के डिपॉजिट या लिबरेट का अमाउंट का मतलब हुआ उसका मास m, ठीक है। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज। क्लियर? जितना चार्ज दोगे तुम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही किसी इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी। किस प्रोसेस में? इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में। ये बोला फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अब देखो, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएगा एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है यहाँ पे z और इधर q, ठीक है। अब q क्या है यहाँ पे? चार्ज। और चार्ज क्या होता है? चार्ज q इक्वल्स टू हो जाएगा करंट इनटू टाइम, ठीक है। कितने एम्पियर की करंट फ्लो करवाई जा रही है और कितने टाइम के लिए फ्लो करवाई जा रही है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वही क्या है? चार्ज, मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे प्रोपोर्शनलिटी आया, कांस्टेंट क्या आया? z, ठीक है। और q की वैल्यू अगर पुट करते हो तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ZIT, ठीक है। यहाँ पे जो z है वो क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू और सब्सटेंस के लिए फिक्स होती है। और इसे क्या बोला जाता है? केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जेड यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे बोला जाता है केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो फेराडेज फर्स्ट तो समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंग मास of a substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to amount of electricity। proportionally बताया तो एक कांस्टेंट आया z जिसे केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। और q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम टेकन, ठीक है, IT। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। इसके बाद में अब देखो, अब हम देखते हैं केमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, m इक्वल्स टू क्या हो गया? ZIT। सपोज करंट कितनी फ्लो करवाई जा रही है? 1 एम्पियर, क्लियर। एंड कितने टाइम के लिए फ्लो करवाई जा रही है? 1 सेकेंड के लिए। इस केस में m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? प्लस chemical equivalent of a substance is the amount of substance deposited or liberated when 1 ampere current flow for 1 second, ठीक है। तो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of substance deposited or liberated when 1 ampere current flows for 1 second। जब सेल में 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करवाई जाती है, उस केस में किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट या लिबरेट होने वाली सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो ही क्या कहलाती है? केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस कहलाती है, ठीक है। क्लियर है? केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। जब हम सेल में 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करवाएंगे, उस केस में जो भी अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगी किसी इलेक्ट्रोड पे
वही किसके इक्वल होने वाली है, केमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होने वाली। ठीक, अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं सर डिपोजिट कब होगी, लिबरेट कब होगी, तो उसको देखो। जैसे ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड, अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, उसमें मैंने सिंपली बता दिया था क्लोरीन गया और H+। ठीक है, पर जो प्रोडक्ट बनता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट मिलते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सपोज जैसे यहाँ ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें मैंने जो इलेक्ट्रोड लिया किसके, कॉपर के इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। क्लियर, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम करंट फ्लो करवाएंगे यहाँ से कॉपर आयंस क्या होंगे, जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कॉपर आयंस जाएंगे, कॉपर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन जो है ये इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, कैथोड वाले पे, और वहां पे जाके रिड्यूस हो जाएंगे कॉपर मेटल की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ, जमा हुआ। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये डिपॉजिट हुआ, लिबरेट कैसे होगा, इसी सेल में। ठीक है, जो कॉपर आयन है या ये कॉपर इलेक्ट्रोड, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो सल्फेट यहां से इस इलेक्ट्रोड पे जाए, उसकी जगह ये कॉपर इलेक्ट्रोड से जो कॉपर मेटल है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और खुद सॉल्यूशन में आ जाते हैं। जैसे ही सॉल्यूशन में है तो क्या हुआ, मेटल या बोल लो कुछ सब्सटेंस क्या हुआ, लिबरेट हुआ, मतलब यहां से हट गया। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है लिबरेटेड और डिपोजिटेड। ठीक है, तो कोई भी अमाउंट जो लिबरेट हो रही है या डिपोजिट हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी तुम इस पे दे रहे हो। क्लियर, आगे देखिए, जो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस होता है जेड, उसकी वैल्यू इक्वल होती है E/F के। E क्या है यहाँ पे, E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, एंड F क्या है, F है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, जिसको 1 फेराड या 1 फेराडे भी कहा जाता है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। ठीक है, तो जो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस है जेड, उसकी वैल्यू क्या होती है, जेड इक्वल्स टू E/F। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, F क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स या 1 फेराडे, और फेराडे इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट 96500 कूलम के इक्वल। ठीक है, 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, देखो इधर, और हमें क्या पता है, फर्स्ट लॉ से M इज इक्वल्स टू ZIT। अगर जेड की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E/F इंटू IT, इस फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, हम किसी भी न्यूमेरिकल में अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछते हैं तो उसमें डिपॉजिटेड या लिबरेटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। According to this rule या according to this law, when two or more electrolytic cells are connected in a series and same amount of current या बोल सकते हो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो फॉर सेम टाइम, then amount of substance deposited at each electrode is directly proportional to their equivalent weights। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग जब हम
ठीक है, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लेते हैं और उनमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइम के लिए फ्लो करवाते हैं। उस केस में किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाली सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। क्या बोल रहा हूँ, जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइम के लिए फ्लो करवाएंगे, उस केस में किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो उस मेटल के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी है, या उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है। समझो इसको। देखो ये मैंने क्या किए, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ले लिए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें ये दो मेटेलिक रोड्स, ये सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें ये दो मेटेलिक रोड्स इलेक्ट्रोड, इनको कनेक्ट कर दिया और ये इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ये रोड कॉपर की है, ठीक, ये भी कॉपर की है, ये सिल्वर रोड है, ये सिल्वर रोड है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और यहाँ पे किसका सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। दो कॉम्बिनेशन कर लिए मैंने, ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में दो सेल को कनेक्ट कर लिया, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे कौन डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट का एग्जांपल ले रहे हैं, डिपॉजिट लिक्विडेट दोनों हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन डिपॉजिट होगा, जैसे कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ पे कौन डिपॉजिट होगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, जैसे यहाँ पे कौन डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर, तो मास ऑफ कॉपर, ठीक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ठीक। ये तो बोल रहे जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितनी अमाउंट कॉपर की डिपॉजिट होगी वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी अमाउंट सिल्वर की डिपॉजिट होनी है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो जनरल अगर रिलेशन हम बनाए तो क्या हो जाएगा, किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाली अमाउंट उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर, ठीक। अगर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक, तो इसको कैसे लिख दिया जाता है, जैसे दो अलग अलग है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक का वेट m1 दूसरे का m2 है, तो m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, E1 के, m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, E2 के। तो इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, मतलब हम दो सेल को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। और हमें ये भी पता है जो E की वैल्यू है, देखो इधर Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, E/F। अब F तो क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, तो Z जो है वो E के भी प्रोपोर्शनल हुआ, तो इसी को लिखा जा सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m1/m2 इक्वल्स टू E1/E2 इक्वल्स टू Z1/Z2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है।